नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड में पेशा कानून का मुद्दा गर्म है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आदिवासी समाज इस मुद्दे पर कई धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। वो अलग-अलग बुद्धिजीवियों की, अलग-अलग संगठनों की अलग राय है। कुछ लोग 1994 पेशा एक्ट के तहत झारखंड में पेशा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ दूसरे लोग भी हैं, कुछ दूसरी जमात भी है और सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनके द्वारा जेपीआरए 01 के तहत पेशा कानून को लागू करने की बात की जा रही है। एक आपने मल्टो जी को सुना होगा अपने ही भारत मित्र के चैनल पर। उनका दावा जो है पी पेशा कानून की है और वे दोनों को खारिज कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति है कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, झारखंड का कॉमन आदिवासी भी इस मुद्दे पर विभ्रम की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। आखिर इसके पीछे कानूनी कानूनी बात क्या है, कानून क्या कहता है? तो आज हमारे बीच में है रामचंद्र उरांव जी। रामचंद्र उरांव लॉ यूनिवर्सिटी रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पेशा कानून क्या है, ये तमाम जो पक्ष देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स की जो बातें सुन रहे हैं, एक्टिविस्ट की जो मांग की जा रही है, इन तमाम बातों को समेटते हुए मैं चाहूंगा रामचंद्र उरांव जी से कि आखिर इस पेशा कानून का विवाद क्यों है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए। जी, पहले तो पेशा कानून का वास्तविक स्वरूप क्या है और दूसरा है प्रश्न आपका कि विवाद कहाँ पे है। विवाद कहाँ पर है? तो देखिए संक्षिप्त में आप जाने इसके इतिहास में जाएंगे तो जैसे हमने कहा कि चूंकि पेशा जो कानून है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और ये अनुसूचित क्षेत्र की व्याख्या 1874 से लेकर अब तक है, उसका एक लंबा इतिहास है। अनुसूचित क्षेत्र की जो अवधारणा है ये कोई स्वतंत्र भारत की देन नहीं है। ये स्वतंत्र भारत के पहले से ही, अंग्रेज के जमाने से ही चला रहा है, ब्रिटिश काल की देन है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अनुसूचित क्षेत्र की जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, ये स्वतंत्रता काल की नहीं है, उसके पहले का ही है। 1874 से हम उसको जोड़ सकते हैं क्योंकि प्रथम बार शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना और पूरे उस वक्त के अंग्रेज भारत को कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। उसमें दो तरह का कि एक है पूर्णतः वर्जित, एक है आंशिक वर्जित। ये पूर्णतः वर्जित क्या है और आंतरिक वर्जित क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। पूर्णतः वर्जित वैसे क्षेत्र हैं जिसमें कि वो अपने स्वायत्तता के अनुरूप वो आचरण और कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य आप देखेंगे वो एक तरह से पूर्ण वर्जित राज्य का उस वक्त का कॉन्सेप्ट में आते थे और आंशिक वर्जित क्षेत्र में जो गवर्नर जनरल होते थे वो अपने एजेंट के माध्यम से वो उस पर शासन करते थे। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग ले कोल्हान के क्षेत्र पे जो विल्किंसन रूल बना, तो आप जानते हैं कि कोल्हान के क्षेत्र में वो एजेंट थे गवर्नर जनरल के। तो वो गवर्नर जनरल के एजेंट थे, वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में उस वक्त कोल्हान के क्षेत्र में एजेंसी को रिप्रेजेंट करते थे। तो इस तरह से जो एरियाज थे, जैसे इधर के जो वो है आंशिक वर्जित क्षेत्र और कुछ जो अभी के क्षेत्र हैं जो पूर्णतः वर्जित क्षेत्र, इस तरह से क्लासिफिकेशन था। अब जब समय बदलता गया, अंग्रेजों ने तो स्थापित कर दिया, क्योंकि ये इसलिए क्या, क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उनकी अपनी परंपरा है, उनकी अपनी एक शासन पद्धति रही है। आदिवासी समाज के ट्राइबल सोसाइटी रही है। ये सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। अब जैसे कालांतर में समय बदलता गया और उसी बात को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस बात को भी, इस बात को रखी गई और जब 1919 का जो एक्ट बना उसमें भी इस बात को रखा गया और अंततः 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बातें स्पष्ट होती है। डुइल जो सिस्टम आया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी उसमें जो एक्ट में दो सेक्शंस वहां बनाए गए थे, जो 91 सेक्शन और 90 का है, उस 92 तो उसमें भी जो
आंशिक वर्जित क्षेत्र और पूर्णतः वर्जित क्षेत्र का जिक्र है। जब हमारा भारत आजाद हुआ और हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसी बात को हमारे संविधान में भी 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के रूप में उसको लाया गया। तो अभी के संविधान में हम देखेंगे तो अनुच्छेद 244 एक जो आपका आंशिक वर्जित क्षेत्र है जिसको कि हम 5th शेड्यूल कहते हैं और जो आपका पूर्ण वर्जित क्षेत्र जो हुआ करता था वो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जो आर्टिकल 244 बी के तहत है, वो 6th शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। और 5th शेड्यूल में वैसे क्षेत्र हैं जो अभी के संदर्भ में 10 राज्यों में ऐसे जो क्षेत्र हैं वो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत उसको रखा गया है, जिसमें अभी झारखंड में 12 जिले पूर्णतः हैं और कुछ ब्लॉक्स और पंचायत आंशिक रूप से हैं। तो इस तरह से एक नोटिफाइड एरिया है, एक शेड्यूल एरिया है। उसी तरह से आपके 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब जो राज्य हैं वो 6 शेड्यूल का पैटर्न में है और उनमें एक अलग तरह की स्वायत्ता दी गई है और विभिन्न कानूनों के विभिन्न अलग प्रावधानों में भी उनको संरक्षण दिया गया है, जो 371 ए से लेकर 371 के अन्य सेक्शंस में जाते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल। तो ये स्पष्ट है कि 2 क्षेत्र हैं। अब आते हैं कि हमारा जो जो अनुसूचित क्षेत्र, अब अनुसूचित क्षेत्र तो बन गया लेकिन उसका आधार स्पष्ट नहीं है संविधान में। उसका आधार जो है 1960 के डेबार कमीशन में बतलाया गया है, 4 कारण बताए गए हैं और उसके वो कारण जो अभी भी अनुसूचित क्षेत्र को एक आइडेंटिफाई करने के लिए मापदंड बनाए गए, जिसमें कि सबसे बड़ा जो मापदंड था, क्योंकि 1960 का समय था, अभी का समय में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, लेकिन उस वक्त जनसंख्या की बाहुलता थी। तो वहां पे सबसे पहले जो कारण बताया गया वो है आदिवासियों की बाहुलता, यानी प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। दूसरा जो कारण उन्होंने बताया कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र उनका अपना अलग हो, जैसे हम देख सकते हैं संथाल का अपना संथाल परगना है, कोल्हान का अपना है, छोटा नागपुर ओरांव का एक बेल्ट है, मुंडा का अपना बेल्ट है। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया डिमार्केशन है। दूसरा वो, तीसरा है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जिसको कि हम उस पे एक प्रशासनिक इकाई बना सके और उसको हम रेगुलेट कर सके, वो कारण। और चौथा जो कारण बना है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल से आच्छादित क्षेत्र हैं, पहाड़ी एरिया है, आच्छादित क्षेत्र है, तो एक तरह से जो आर्थिक विकास की जो रफ्तार है या विकास की जो गति है उस तरह से नहीं पहुंच पाई है और इन सब नेचुरल बैरियर्स की वजह से वो एरिया जो है और क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप में पिछड़े हैं। ये नहीं कि आदिवासी पिछड़े हैं, नहीं, वो विकास की जो मापदंड है, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, चूंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसे है, ऐसी जगह है कि उनका उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। तो ये आधार अभी वर्तमान में भी है और इसी को आधार लेके हमारा जो शेड्यूल एरिया है। अब हम बात आते हैं पंचायत की तरफ। आप सबको पता है कि हमारी जो व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का एक लंबा इतिहास रहा है। हम उठाएं तो बलवंत मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी वगैरह वगैरह बहुत सारी कमेटियों ने अपने सुझाव दिए कि हमारा जो देश में किस तरह का व्यवस्था होगा और उसमें बाद में एक विचार पर लोगों ने सहमति दी कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होगा जो कि गांव का शासन प्रशासन पर कुछ संचालित करेगा और एक गांव गणराज्य की कल्पना गांव गणराज्य की कल्पना की थी। लेकिन साथ साथ चूंकि एक इतिहास रहा है शेड्यूल एरिया का 1876 का कि वो अलग क्षेत्र रहे हैं अंग्रेज के समय से, उनकी अलग रही है, इसीलिए जो जनरल जो कानून है, जो पंचायती राज जो कानून है, जो जनरल कानून है, उससे उनको एक तरह से अलग रखा गया। वो इसलिए क्योंकि उनकी एक अलग व्यवस्था है, उनकी अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और जब हम आते हैं 1992 में जब 73वां और 74वां संशोधन होते हैं संविधान में, तो संविधान में 2 भाग जुड़ते हैं।
पार्ट 9 यानी भाग 9 और पार्ट 9 ए, जिसको कि हम क्रमशः पंचायत और म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं। और इस तरह से पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण मिलता है संविधान में इन दो भागों में। और साथ साथ उसके साथ साथ दो शेड्यूल जोड़ते हैं जिसको कि हम बोलते हैं शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, और ये दोनों उसी अमेंडमेंट का हिस्सा होते हैं और पंचायत व्यवस्था फिर 1993 से लागू हो जाती है पूरे देश में। और पंचायत को करीब 29 विषय मिलते हैं जिसपे वो अपना कानून बना सकती है, और म्युनिसिपैलिटी को लगभग 18 विषय मिलते हैं जो कि ओरिजिनली उसमें कानून बना सकती है। और साथ साथ और 243 जी के तहत में उनको एक अधिकार देता है कि राज्य सरकार जो है आर्थिक विकास के लिए या कुछ उनको और विषय दे सकती है समय समय पे, या जो 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं शेड्यूल है, 11 जो मैंने जो ऐड हुए थे उस विषय के ऊपर भी उनको एक तरह से उसके ऊपर और डेवलपमेंट का कार्य कर सकती है। तो स्पष्ट रूप से एक हमारे पास पंचायत व्यवस्था आता है, उसका कार्य। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में जो सामान्य पंचायत लागू नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसी भाग 9 में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 243 एम 4 बी, जो ये कहता है कि जो जो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होगी, अगर उसको लागू करना है, क्यों लागू करना है अनुसूचित क्षेत्र में, क्योंकि उनकी व्यवस्था अलग है, तो उनके लिए केंद्र सरकार एक कानून बनाएगी। वो है उस अनुच्छेद में 243 एम 4 बी में स्पष्ट है कि अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार एक कानून बनाएगी और उसके तहत जो प्रावधान है, जो उपबंध हैं पंचायत के, और उपबंध कहाँ है वो आपके उसके अन्य प्रावधान में साथ साथ जो विषय हैं उसके 11वीं और 12वीं अनुसूची, तो उसको एक्सटेंड करेगी। कहाँ उसको एक्सटेंड करेगी? शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया कौन से हैं? जो शेड्यूल एरिया निर्धारित किए गए हैं संविधान की। तो इस तरह से पेशा कानून आया। अब पेशा कानून के लिए भूरिया कमेटी का गठन हुआ 1994 में। 95 में उन्होंने 2 रिपोर्ट सौंपी। पहला रिपोर्ट जिसको हम पेशा कहते हैं, जो ग्रामीण स्तर में व्यवस्था को चलाने के लिए अनुसूचित क्षेत्र में, और दूसरा जो है मेसा, जिसको कि कहते हैं कि प्रोविजंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि वो एक्ट नहीं बन पाया है। वो 2001 में बिल के रूप में आया, उसके बाद उसमें चर्चा परिचर्चा बंद हो गई। लेकिन हम उसको बाद में आएंगे, पहले हम पेशा के ऊपर बात करते हैं। अब पेशा तो हमारे पास आ गया, भूरिया कमेटी ने अपने सुझाव उसमें दिए, और इस तरह से अनुसूचित क्षेत्र में 24 दिसंबर 1996 को पेशा लागू हो गया। और यह स्पष्ट निर्देश देते हुए कि राज्य सरकार अब तो केंद्र ने अपनी भूमिका निभा दिया। अब है राज्य सरकार की भूमिका है कि वो जब भी कानून बनाए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, तो वो जो कानून है वो पेशा के आलोक में अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाए। पेशा के आलोक में, उसका प्रोविजन के आलोक, उसके प्रोविजंस के आलोक में, उसके इतर नहीं बनाए। अगर उसके इतर बनाना था तो पंचायत व्यवस्था तो ऑलरेडी बना था, बिहार पंचायती राज एक्ट के तहत हम ऑलरेडी थे। लेकिन चूंकि ये स्पष्ट निर्देश था कि आम जो पंचायती व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आएगी, उनके लिए स्पष्ट कानून है, स्पष्ट कानून आ भी गई, अब उनको बनाना है राज्य सरकार को। तो इस तरह से एक कानून आ गया हमारे पास, और उसके पीछे भूरिया कमेटी का बहुत अथक प्रयास रहा। अब है कानून जो है वो, उसका शॉर्ट टाइटल अगर हम बोले तो कहता है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत within bracket extension to the scheduled areas bracket close act 1996। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, अब ये तो स्पष्ट इसका नाम है। अब भ्रांतियां कहाँ है? भ्रांतियां हैं एक जो अभी लोगों के बीच आ रही है, वो है कि ये कानून पी पेशाब बोले या सिर्फ पेशाब बोले। क्या पी पेशाब बोलने से कुछ अलग बोध होता है, या पेशाब
पेशाब बोलने से कुछ अलग बोध होता है। तो पहले मैं इस भ्रांति को क्लैरिफाई हाँ। करूँ। कानून के नज़र में हर एक जो एक्ट है उसका एक एक टाइटल होता है। हाँ। लेकिन उस कानून को आम तौर बोलचाल की भाषा में एक हम अलग कुछ टर्म अलग दे दिया है। टर्म देते हाँ। हैं। तो इस कानून का भी नाम तो प्रोविजंस ऑफ द पंचायत है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में यहाँ तक कि पब्लिक डिस्कोर्स में या ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी हम इसको पैसा बोलते हैं। पैसा एक्ट बोलते और पैसा बोलने से इस और या पी पैसा बोलने से उसके जो प्रावधान में कहीं कमी नहीं होती है। हैं। प्रधान एक ही है। प्रावधान तो वही रहता है, हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है, कोई और कहीं कहीं बेसी नहीं है। जो उसके प्रावधान जो लिए हुए हैं वो केंद्रीय कानून है। उसमें उसमें जो संशोधन होगा, कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो केंद्र सरकार केंद्र करेगी। सरकार करेगी। हम उसको पी पैसा बोल के उसको विरूपण भी नहीं कर सकते, ना तो उसको हम और अच्छा बना सकते हैं। जो वो है सो है। अब तो जिस तरह से अगर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसको कि हम बोलते हैं एफआरए, या आमतौर में भी बोलते हैं वन अधिकार कानून, कानून। तो वो तो आम चाल की बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम उसके एक्चुअल नाम पे जाएंगे तो उसका नाम है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये ना बोलकर हम उसको बोलते हैं एफआरए या वनाधिकार कानून या बोलते वनाधिकार कानून। तो क्या अगर हम बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि एफडीएसटी एनओटीएफडी हैं। ऐसे बोल सकते हैं, ये लेकिन लंबा हो चूंकि बहुत जाएगा। लंबा है, हाँ। माने तो उसका एक ही है ना, उसका मीनिंग तो एक ही है। तो इसलिए उसी तरह से हम लारा जो है एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 के बाद, जो अभी का जो वर्तमान है वो लारा के नाम से हम बोलते हैं। लेकिन अगर उसका पूरा नाम पे अगर हम जाएं तो बोलेंगे राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। अगर उसको शॉर्ट में बोलेंगे तो RFCTLAARRA ऐसा आएगा। तो ये तो बहुत लंबा हो गया, हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं लारा। लारा से समझ में आ गया कि ये उस कानून के बारे में। एफआरए से समझ में आ गया कि ये दो समुदायों के बीच का है, एक अनुसूचित जनजाति और एक अन्य परंपरागत वन निवासी, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो क्या अगर हम उसको एफआरए बोल दे तो क्या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हट जाएगा या फिर अनुसूचित नहीं ना हट जाएगा? तो कंटेंट एक ही है। और अगर कोई इसका इतर कोई कंस्ट्रक्शन बनता है तब आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने सुना कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कंटेंट तो वही है। तो इसलिए जो आम बोलचाल की भाषा है वो उसमें इसको पैसा बोल सकते हैं। अगर हम टेक्निकली लीगली जाएंगे तो कोई इसको पी पैसा भी बोल दिया तो वो बहुत बड़ा गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसके बीच का कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे उसको कुछ भी बोले। अगर मैं लारा बोलूं या इसका पूरा नाम बोलूं तो भी एक है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो भी वही एक अब बचता है दो चीज। जी। जेपीआरए और पेशा एक्ट। जी। तो हमारी जानकारी जो है, देश के तमाम राज्यों में पेशा एक्ट का जो अनुपालन हुआ राज्यों में, वो पंचायती राज विभाग के द्वारा हुआ। अब कुछ लोग झारखंड में कह रहे हैं कि पंचायती राज विभाग इसमें इंटरफेरेंस कैसे करेगा, तो केंद्र के सीधे सीधे मामला है। तो जो पेशा एक्ट लागू होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी ना, तो किस डिपार्टमेंट से करेगी? और इसमें जेपीआर में बुराई क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया दो अलग अलग कानून है। एक जो पैसा कानून है वो केंद्रीय कानून है, दूसरा है कि जेपीआरए जो स्टेट कानून है। और आपकी बात सही है, क्योंकि जो गांव की जो पंचायत की जो व्यवस्था होगी, क्योंकि चूंकि पार्ट 9 का एक्सटेंशन है ये, और पार्ट 9 है पंचायत। तो पंचायत का जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है। तो कानून में प्रावधान है पार्ट 9 में भी कि जो इसको की स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उसमें एक निर्देश दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट में इंडो, ये शब्द का हुआ है इस्तेमाल, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट किसको शक्ति प्रदान करेगी, यानी पंचायत को किस तरह से उसको शक्ति प्रदान करेगी, उसके फंड्स को लेके, उस पे एक उसके लोगों को नियुक्त करके, और उसके जो कार्य हैं उसको एक पावर देकर, जो जो है
विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगी। बढ़ावा। वो इसलिए विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगी ताकि विकास हो सके गांव पे, और गांव जो है अपने हिसाब से अपनी शासन चला सके। यही तो है कॉन्सेप्ट हाँ, एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का। तो ये इस पैसा में भी राज्य सरकार का ही कर्तव्य है कि राज्य सरकार इसको क्योंकि अगर ये होता तो सारे जो है केंद्र सरकार ही करके वो दे देती, सारे मैं इसलिए रूल्स पूछा भी कि वो, कुछ लोग कह क्योंकि रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा कानून में रूल का जो प्रोविजन है वहां पे स्पष्ट नहीं है। हाँ, हर एक एक्ट में एक प्रोविजन होता है कि इसमें रूल्स कौन बनाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि एफआरए में 2008 का रूल है, वो केंद्र कानून है, राज्य तो नहीं है। लेकिन 2008 का रूल है, 2012 का रूल है, वहाँ रूल भी तो केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन इसमें है रूल मेकिंग पावर जो है वो है राज्य सरकार के पास, तो जो कि कानूनन है। और राज्य सरकार के पास रूल मेकिंग पावर है जनरल क्षेत्र के लिए जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है, और राज्य सरकार के पावर है जो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आदिवासी क्षेत्र है। तो लेकिन सरकार को ये देखना है कि जब वो रूल बनाए तो उसमें वो पैसा के आलोक में रूल्स बनाए, और वो रूल्स अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हो। और पार्ट 9 के आलोक में जो रूल्स बनाए वो है गैर अनुसूचित, तो उसको वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा सरकार को। हाँ, और इसमें इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार रूल नहीं बनाए, ये राज्य सरकार का ही विषय और राज्य सरकार की भूल है। लेकिन राज्य सरकार को ये कोशिश करना है कि जो उसमें अंकित है प्रोविजन, पेशा एक्ट में प्रोविजन है 23 या 20 प्रोविजन जो है, हाँ, तो उसके आलोक में बनाए। अब विवाद कहाँ है मैं यहाँ तो ये तो राज्य सरकार को भी पता है, लेकिन विवाद इसलिए है क्योंकि कुछ जो जेपीआरए 2001 में जो बने, क्योंकि पैसा 1996 में पहले आ चुका है, तो उसके एक प्रोविजंस ऑलरेडी हैं जिसके आलोक में झारखंड पंचायती राज एक्ट बनना था। विवाद इसलिए है क्योंकि वो सारी चीजों का झारखंड पंचायती राज में अंगीकार नहीं किया गया। तो यहाँ पे वो एक विवाद को जन्म दिया है। जैसे अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें, जेपीआरए को एक साइड रखें और पैसा को एक साइड रखें, तो जेपीआरए को उसके प्रोविजंस को जेपीआरए में आना था, लेकिन वो नहीं आया। कौन कौन से चीज में आया, कौन कौन से चीज में नहीं आया, हम जरा उसको बताते हैं। जैसे आपको अपनी रूढ़ी व्यवस्था के तहत गांव को संचालन करने का अधिकार है। ये क्या है, एक सॉफ्ट लॉ है कि इससे तो आपको कोई क्षति नहीं। जहां तक रीति रिवाज का है, आपके वादों विवादों का निपटारा करने का अधिकार है, ये तो ग्राम सभा पहले भी करती थी, पारंपरिक व्यवस्था के अंदर करते आ रहे थे, इसका है उनमें अंगीकार किया है। लेकिन बड़ी चीजें हैं जहाँ पे अर्थ से संबंधित चीजें, जहाँ से पैसे से संबंधित है, वहां पे झारखंड पंचायती राज एक्ट में प्रावधान नहीं प्रोविजंस नहीं है, जबकि पैसा में प्रोविजंस करने के लिए कहा गया है। मसलन कि भूमि का जो गैर तरीके से हस्तांतरण होता है, तो पैसा के अनुरूप पैसा में प्रावधान है कि अगर ग्राम सभा को ये पता चलता है कि भूमि का हस्तांतरण गैर तरीके से हुआ है, तो ग्राम सभा को अधिकार है कि उस भूमि को रिस्टोर कर सकती है। माने भूमि का जो अधिकार रहेगा वो ग्राम सभा के वो ग्राम सभा उसको रिस्टोरेशन का पावर है, जो कि जेपीआरए में नहीं है। माइनर मिनरल्स के मामले में जहाँ से रेवेन्यू का सोर्स है, वो भी ग्राम सभा की अनुमति से आप प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, रिकॉनेसेंस लाइसेंस या माइनिंग लाइसेंस लेने के पहले आप ग्राम सभा की अनुमति लेंगे, वो उसमें नहीं है। उसी तरह से जब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात आती है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ओनरशिप का राइट की बात की है पैसा में, इसमें कि ओनरशिप किस लिए, यूज, एक्सेस और डिस्पोजल, यानी आप उसको एक्सेस करने के लिए, फिर उसको आप यूज करने के लिए, और फिर उसको आप डिस्पोज करने के लिए, यानी मार्केटिंग करने में लघु वन उत्पाद में पैसा ने आपको ग्राम सभा ने अधिकार दिया, ओनरशिप राइट दिया है। ये बात इनिशियल 2001 के जेपीआरए में नहीं है, वो बाद में 2007 में इन्होंने इसको ऐड किया है। तो कहने का मतलब आपका जमीन से संबंधित रेस्टोरेशन का अधिकार है पैसा में, जेपीआरए में नहीं है।
माइनर मिनरल्स के संबंधित जो अधिकार उसमें पैसा में देता है, वो इसमें आपने नहीं दिया, नहीं या दिया दिया भी है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो ग्राम सभा को देना था वो वो आपने दे जिला दिया। को दे दिया, जिला को या कुछ समय को स्टेट को ही रख दिया। तो जो एक्चुअल डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स डंडी होना मारी था, गई है, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात होता है, वो नहीं। विकेंद्रीकरण जिसको जो देना था वो आपने नहीं दिया, उन सब चीजों में आपने रिजर्व कर दिया। तो जो एम्पावरमेंट होना था लोगों का, वो उसका नहीं हो पाया। और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात है, पैसा में एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात की गई, वो किस लिए कि जो मुखिया है वो ग्राम सभा से अपने कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वो ग्राम सभा से उसकी यूसी सर्टिफिकेट लेगा। ये पैसा में कहा गया है, लेकिन आपने उसको अक्षरश जेपीआर में नहीं किया, तो वो भी तो एक प्रोविजंस का वायलेशन हो गया। लेकिन कुछ कुछ प्रोविजंस को आपने इंक्लूड किया है, वो आपके लिए अच्छा है। जैसे 100% जो एकल पद पे जो आरक्षण है उसको जेपीआरए ने किया है, जो 4G के अंदर में पैसा में है, और उसको जेपीआरए ने अपने सारे कुछ सेक्शंस में किया है। तो इस तरह से कुछ सेक्शंस को आपने उसमें किया है और कुछ सेक्शंस को आपने आपके छोड़ बातचीत दिया। से मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात है, तो शायद सरकार इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट से दूर होकर के सोशल एम्पावरमेंट पर जोर दी, और गांव को या ट्रेडिशनल जो पैसा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा को मिलना चाहिए था, तो आर्थिक इकोनॉमिकल कैपेसिटी नहीं दी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे अर्थ से संबंधित है, खासकर माइनिंग का जो है, उसमें माइनिंग में माइनर मिनरल में आप तरह-तरह के मिनरल्स आप देख सकते हैं। जैसे बालू से लेके छोटा खनिज में बालू का चिप्स हो गया, या फिर ऐसे जो मिट्टी जिसका कि व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकता है, ये सभी जो है वो माइनर मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। और गाँव की अगर सीमा में है तो उसका सबसे पहले उसका अधिकार ग्राम सभा का होता है। कुछ लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इसलिए देना नहीं चाहती कि जब लैंड एक्वाजिशन होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, तो पूरी सरकार को एक ग्राम सभा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट पावर तो ग्राम सभा की होगी फिर उस हालत में। जी, देखिए ये तो जो पंचायत व्यवस्था का जो जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो उद्देश्य है, वो तो गाँव को मजबूत करना है, यानी लोगों को मजबूत करना है या उनके स्वशासन को मजबूत करना है, यही तो उसकी धारणा है। तो अगर हम उसको पावर नहीं देंगे, तो बिना पावर के वो कैसे मजबूत नहीं, होंगे? इसका एक उदाहरण है, अभी गांव में किसी प्रति जमीन को देखिए तो लोग कहेगा सरकारी जमीन है। जिस दिन ये पैसा एक्ट लागू हो जाएगा, तब उसे कोई सरकारी जमीन नहीं कहेगा, उस दिन वो कहेगा सामुदायिक जमीन है, जी, कम्युनिटी लैंड है। जी। जी, अभी भी बहुत सारे ज़मीन है, जैसे कि मैंने कहा कि ग्राम सभा के पास पावर तो है, वो तो एक्ट में वर्णित है, लेकिन वो जेपीआरए में ट्रांसलेशन नहीं है। नहीं है। तो इस तरह का वायलेशन हो रहा है। इस आप देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में तथाकथित जो हैं पंचायती व्यवस्था के ही लोग शामिल हैं ज़मीन को हस्तांतरित करने में। कुछ केसेस में अगर हम देखें तो हम बहुत जाते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में ज़मीन जो धड़ल्ले से बिक जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे सीएमटी के होने के बावजूद भी ज़मीनें जा रही हैं। और अभी आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़मीन जा रही है, और बहुत सारी योजनाएँ जो आ रही हैं उसमें ग्राम सभा को इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो उस केस में तो जो पंचायत व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है कि हम निचले स्तर पे लोगों को एम्पावर करेंगे या उनको शक्ति देंगे, वो अवधारणा ही खत्म हो जाएगी, जो मूल अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। तो विवाद ये है कि जेपीआरए में जो है प्रोविजंस वो पैसा के अनुरूप नहीं है, और ये और ये मांग है कि जो प्रोविजंस पैसा में है उसके लिए अलग से रूल बनाएं, क्योंकि जेपीआरए तो एक एक्ट है, मतलब एक आपके स्टेट एक्ट है। आपके मतलब हम समझे कि जो जेपीआरए नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं, ये धारणा एक भ्रम है। उनको चाहिए कि सीधा कि जेपीआरए में उन सारे प्रोविजन को लाओ जो पैसा एक्ट में है, तो मामला का समाधान हो जाएगा। देखिए जेपीआरए जो बेसिकली जो कानून है, अभी तो जितने आप 8 स्टेट्स को देखेंगे, उन्होंने अपने ही जो स्टेट कानून के तहत में इसको लाया है। लेकिन उसमें जो पैसा के आलोक में उसको लाना है। तो 1 लाख से कानून ये हाँ, जो पैसा के आलोक में लाना है, और इसके लिए एक स्पेशल जो है आपको रूल्स बनाने चाहिए। स्पेशल रूल स्पेशल रूल्स बनाने चाहिए। आप कुछ चूँकि रूल्स नहीं बने थे, तो इसलिए उसको आपने जेपीआरए में लाया। जेपीआरए में क्योंकि
शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शन था कि जब कभी भी सरकार कोई कानून लाए तो इसको ध्यान में रखे, क्योंकि पैसा क्षेत्र के लिए कोई अलग से तो रूल बने नहीं थे। तो जो चीज कानून बना तो जेपीआरए बना, इसलिए कुछ कुछ प्रावधान को उसमें डाला। लेकिन चूंकि अभी मांग है कि चूंकि हर एक राज्य में एक रूल बनना है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, तो सेंट्रल एक्ट के लिए एक रूल बनना है, वो स्टेट बनाएगी, उसी के आलोक में बनाएगी। तो चूंकि अभी बनेगा तो एक अलग से अनुसूचित क्षेत्र में एक रूल बने, अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा एक्ट के तहत एक अलग रूल बना है, जेपीआरए को छोड़कर, हाँ है ना। ये तो जेपीआरए सामान्य कानून है और ये जो है पेशा एक्ट स्पेशल एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट है। तो स्पेशल एक्ट के लिए स्पेशल कानून बना दिया जाए, स्पेशल रूल बनाया जाए और वो सारे जो प्रावधान उसमें दिए हुए हैं उसके अनुरूप वो बने। साथ साथ जो भी जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि पंचायत व्यवस्था का ही उस हालत में इसका नोडल एजेंसी या नोडल विभाग क्या होगा? अभी तो नोडल डिपार्टमेंट जो है मेरे विचार से तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, अभी तो है। हाँ, तो उस हालत में भी वही रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसका एक वो भी एक एजेंसी है, लेकिन मिनिस्ट्री उस हिसाब में भी वही रहेगा। सिर्फ उसको करना ये है कि जेपीआरए के तहत नहीं ला करके उन सारे प्रोविजन को एक स्पेशल एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्र स्पेशल रूल के तहत, एक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास है और उसको रूल्स के तहत जो उसके जो एक्सेप्शंस है, अपवाद है, रूपांतर है, जैसे सेक्शन 4 में जो वर्णित है, उन सारे चीजों को, क्योंकि जो है वो पंचायती राज में एक्सेप्शंस करके सेक्शन 4 के अनुरूप उसको लागू कर दिया है। तो ये विवाद है। कुछ और भी सारे विवाद हैं जो कि आ गए हैं और उसका जो निपटारा भी और समझ भी बनाने की जरूरत है। मसलन कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं, इसमें मुख्यतः 2 केस का जिक्र बहुत संक्षेप में जो होता है, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश कुमार का जजमेंट है जो 2010 का जजमेंट है, उसमें उन्होंने कुछ विवाद को जन्म दिया है। तो वो कैसे कि जो पार्टी उस केस को लेकर गई कोर्ट में वो सेक्शन 4G के ऊपर था कि जब पंचायती राज बनाया आपने एक्ट बना, उसमें 100% जो पोस्ट है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र रहा है तो एकल पद जो है आदिवासी के लिए रिजर्व हो गया है। जिला स्तर पे जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष और आपके मुखिया तो रिजर्व हो गए। उसको लेकर एक पिटीशन दायर किया गया था हाई कोर्ट झारखंड में, और फिर हाई कोर्ट झारखंड ने चूंकि कहा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, प्राइमरी बाहरी आबादी बिल्कुल आया है, लेकिन उनकी आबादी आने के पहले ये तो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, वो तो कहीं से डी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो अनुसूचित क्षेत्र ही है। इसीलिए हालांकि आदिवासी की आबादी जो 50 में थी अब नहीं है, उतनी घट गई है, फिर भी ये क्षेत्र अनुसूचित है, वो डी नोटिफाई नहीं हुआ। सवाल ये भी उठता है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन माना। वो किस लिए, और जो पंचायती राज एक्ट के जो विभिन्न धाराएं हैं, सेक्शंस जो हैं, जो 100% रिजर्वेशन को फॉलो कर रहे थे, उनको भी बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन उसने विवाद को जन्म दिया कि उसमें और भी जो धाराएं हैं पैसा में, जैसे सेक्शन 4O जो ये कहता है कि जब कभी भी आप पैसा के लिए रूल बनाएंगे या पंचायत में जो आप बनाएंगे अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो जो शहरी क्षेत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो राज्य सरकार यथासंभव प्रयास करेगी कि वो छठी अनुसूची के पैटर्न पे वो हो। ठीक है, तो लेकिन आपने इस शहरी क्षेत्र में आपने म्यूनिसिपैलिटी लाया, जबकि यहाँ ऑटोनोमस होना था, वो आपने कभी प्रयास नहीं किया। ना ही उस जजमेंट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि 4G वैलिड है, वो एक है, लेकिन एक जनरलाइज जजमेंट आया जो बोला कि अन्य जो थिंग है वो भी वैलिड है, जेपीआरए वैलिड है। लेकिन हम जानते हैं कि एक एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं और कोई प्रोविजन इनवैलिड भी हो सकता है, तो उसको हम समेकित रूप से नहीं कर सकते। ये बड़ा एक विवाद को जन्म दे रहा है। और दूसरा है पैटर्न के ऊपर, और पैटर्न की जो समझ है उसको सही तरीके से रखा नहीं गया कोर्ट में। उसमें जो पीएनएस सोरेन का एक जजमेंट है जहाँ पे उसको खारिज कर दिया गया है, और खारिज इसलिए किया गया है क्योंकि वो चीजें, सही चीजें जो भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशंस के आलोक में जानी चाहिए वो रखी नहीं गई। पैटर्न का मतलब वो वहां पे समझा गया कि 3 स्तर पे पावर का डिवीजन जो जेपीआरए में सेक्शन 73 के तहत और आगे आने वाले सेक्शंस के तहत कर दिए गए हैं, लेकिन
भूरिया कमेटी स्पेसा और मेसा का जन्मदाता है। जब हम कभी किसी कानून की व्याख्या करते हैं, जैसे अगर हम संविधान की व्याख्या करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो हम संविधान सभा की डिबेट्स में जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में जाके ये पता करेंगे संविधान सभा में जो संविधान बनाने वाले थे उनकी मंशा क्या थी, वो क्या वजह से इस प्रावधान को डाले, उसके पीछे का इंटेंडेड पर्पस क्या है। तो उसी तरह से भूरिया कमेटी पेशा और मेसा की जन्मदाता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। बिना उसको समझे हुए हम उन्होंने कोर्ट में उन्होंने दलील दी, जिसकी वजह से पैटर्न जो भूरिया कमेटी के आलोक में जो समझना था, भूरिया कमेटी के आलोक में पैटर्न क्या था, उन्होंने कहा कि जो पैटर्न जो है छठी अनुसूची में वो लागू हो, और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि छठी अनुसूची पैटर्न में बहुत सारी खामियां हैं, सुधार की गुंजाइश है, फिर भी हम पांचवी अनुसूची क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची का पैटर्न को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उसको डिवैल्यू नहीं कर सकते हैं, या उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। यानी भूरिया कमेटी वो चाहती थी कि उस तरह का कुछ पैटर्न डेवलप हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हो, जो कभी नहीं हुआ, जो राज्य सरकार ने कभी नहीं की। और उन्होंने कहा कि देखिए, ऑटोनॉमी जो स्वायत्ता का मामला है, स्वायत्ता का मतलब क्या है, स्वायत्ता का मतलब है सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन, और ये स्व प्रबंधन छठी अनुसूची में है, वो स्व प्रबंधन पांचवी अनुसूची में होना चाहिए। और जो स्व प्रबंधन में उनका जो तजुर्बा था, कमेटी का रिकमेंडेशन में उन्होंने बताया कि जो प्रशासनिक ढांचा है, ब्यूरोक्रेटिक जो अपैरेटस है, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो आदिवासियों का दिल को उनके तजुर्बे से अब तक नहीं छू पाया है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस नहीं छू पाया है, अब चूंकि छठी अनुसूची के अनुरूप जो स्वशासन का अधिकार मिलेगा, तो शायद वो उसका स्व प्रबंधन की तरफ बढ़ जाएंगे। यही ऑटोनॉमी की कॉन्सेप्ट उन्होंने बताई। लेकिन यहाँ कोर्ट केस में ये हुआ कि ऑटोनॉमी मतलब वही छठी अनुसूची का वही जो त्रिस्तरीय व्यवस्था, और त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो पावर को हमने दे दिया वही ऑटोनॉमी है। उससे तो ऑटोनॉमी नहीं मिला, स्व प्रबंधन नहीं मिला, और हम पर प्रबंधन ही रहे, क्योंकि गांव से ये टॉप बॉटम अप अप्रोच नहीं हुआ, ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया। तो यही सब सारी जो चीजें हैं, एक तो है कोर्ट में बातें गई हुए हैं, लेकिन उसका एक अलग निष्पादन होगा, वो समय लगेगा, नए तरीके से उसमें आर्ग्यूमेंट हो, नए तरीके से वो आए, वो तो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, लॉन्ग टर्म है कि कोर्ट में मेरिट से निर्णय होना था, भूरिया कमेटी के आलोक में होना था, और अफसोस है कि भूरिया कमेटी का कहीं उस दो केसेस में जिक्र नहीं है। तो ये एक बड़ा ट्रेजेडी है। ये एक तरह से मैं कहूँगा कि सही या एक तरह से क्रिटिकल हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसका खामियाजा है हम इसको देख रहे हैं कि जेपीआरए को ही एक तरह से लागू करने की चेष्टा हो रही है, और वो एक तरह से बहुत सारे विवाद को जन्म दे रहा है। कोशिश होनी चाहिए कि सरकार को स्पेशल एरिया के लिए स्पेशल प्रावधानों को नियमावली बनाकर उसको लागू करे और इस विवाद को खत्म करे, और हो सके कि आदिवासी समाज मेरिट्स पे कुछ एक आगे आए, क्योंकि वो जजमेंट्स जो आए हैं वो भूरिया कमेटी के आलोक में नहीं आए हैं। तो इसको समूल देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना क्लिष्ट विषय को भी साधारण शब्दों में रख दिया। अब हम समझते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो विभिन्न एंगल से इस मसले को देख रहे हैं, शायद उन्हें भी अब एक नए सिरे से इस पर विचार करने की जरूरत होगी। और सरकार से जुड़े जो हुक्मरान हैं, जो प्रबंधक हैं, शायद उनके साथ उनके पास भी यह मैसेज जाए कि आदिवासी समाज का दर्द क्या है, और आदिवासी समाज के दर्द को किस रूप में समेटा जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।